1969 के यूपी विधानसभा के इलेक्शन रिजल्ट को देखिए, जिसमें भारतीय क्रांति दल, जिसके फाउंडर थे चौधरी चरण सिंह, उनकी पार्टी ने 98 सीटें जीती हैं 64 में से, वहीं 21% वोट परसेंटेज के साथ में पूरे यूपी के अंदर। अब यहीं पे एक और रिजल्ट को मैं इलेक्शन रिजल्ट को दिखाना चाहूँगा, वो भी यूपी विधानसभा का रिजल्ट है 2022 में। वहीं पे आरएलडी जो कि उपाधि पार्टी के गठबंधन के साथ में केवल 7 सीट जीती है वेस्टर्न यूपी के अंदर, वहाँ पे जाट डोमिनेटेड इलाका माना जाता है। लेकिन वहीं पे बीजेपी ने 35 सीटें जीती हैं। वहीं 1969 में बीजेपी को यहाँ पे कोई जानता भी नहीं था। अब मैं एक कोट करना चाहूँगा जिनका नाम है दिगंबर सिंह, जो अखिल भारतीय जाट महासभा के मेंबर हैं। वो कहते हैं जाट इनोसेंट होते हैं, वो खेतीबाड़ी से मेनली जुड़े रहते हैं। उनको बीजेपी ने जिस तरह से सोनली एक तरह से हिंदू आइडेंटिटी उनको क्लेम किया है, वो उसका विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि जाट हमेशा माइनॉरिटी को अपने साथ में लेकर के चले हैं और इस बीजेपी के एजेंडा के खिलाफ भी बोलते हैं। पूरे पॉइंट को समझने के लिए किस प्रकार से बीजेपी ने अपनी वोट बैंक की तरह जाटों को इस्तेमाल किया और उनके यूथ के पास में क्या समस्याएं, हम वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम चलते हैं पास्ट में। दरअसल 1947 में इंडिया को आज़ादी तो मिल गई थी पॉलिटिकल रूप में, लेकिन इकोनॉमिक आर्थिक रूप में वही सामानों के खाद्य पदार्थों के रूप में भारत देश बिल्कुल भी पूरी तरह से विदेशों पर निर्भर था। August 15, 1947, Independence Day for India and Pakistan. भारत के अंदर इतना अनाज नहीं उगाया जा सकता था कि जो 1947 में जितनी जनसंख्या थी उसका पेट पाला जा सके। वहीं पे जो एक्सपीरियंस पर्सन थे उन्होंने तो यहाँ तक अनुमान लगा लिया था कि भारत ये भुखमरी की ये अनाज की कमी की वजह से भारत देश मर जाएगा, लेकिन ये विफल देश बनने में विफल रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने काफ़ी लगातार ऐसे स्टेप उठाए थे कि कैसे भी लोगों को भुखमरी से और अनाज के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। इसी के अंदर एक क्रांति आती है 1965 और 1966, 1965 और 1966 में भारत के अंदर सूखा पड़ जाती है। सूखा की वजह से जो पहले से ही अनाज उगाया जाता था उसकी 20% की कमी की दर से अब अनाज उगाया जाने लगा, जिसकी वजह से हालत और भी ज़्यादा बद से बेहतर हो गई थी। यानी पहले कंडीशन बहुत बुरी थी, अब बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई। इसी का सॉल्यूशन लेकर के आए थे एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्होंने एक मैक्सिकन साइंटिस्ट के साथ में मिलकर के ऐसे सीड्स इंडिया के अंदर जनरेट किए थे जो कि अपनी पैदावार को बढ़ा सके और इस बढ़ती हुई जनसंख्या जो पॉपुलेशन थी उसके पेट को भर सके। 1966 में उनका ये प्रयोग के लिए एक वेस्टर्न यूपी के इलाकों को भी चुना गया। इसमें मेनली जो नोबल्स से जो सरदार थे, पैसे वाले लोग थे, इफेक्टिवली लोग थे, वो थे जाट्स। और इनके जब भी 1966 के बाद में इनके पास में जब फार्मर के अंदर इनका प्रोडक्शन बढ़ने लगा तो उनके पास में सरप्लस प्रोडक्शन के ये मार्केट में बेच के पैसे आने लगे और एनिमल हस्बेंड्री और इनसे इनका न्यूट्रिशन सुधरने लगा और इनके पास में पैसा आने लगा। और डायरेक्टली जब भी लोगों के पास में पैसा आता है तो उससे इफेक्ट होती है हमारी राजनीति। इसका असर राजनीति में देखने को ही मिला। जैसे ही मैं आपको पहले बता चुका हूँ 1969 के इलेक्शन रिजल्ट, जिसमें जाटों ने काफी बड़ा प्रदर्शन किया था और उन्हीं के चीफ मिनिस्टर बने थे उत्तर प्रदेश के। अब मैं उन वर्गों का जिक्र कर रहा था जिनकी तरफ गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हरिजन लोग, आदिवासी लोग, भूमिहीन लोग, बेरोजगार लोग या जिनके पास कम रोजगार, और अपने देश के 50% से अधिक किसान जिनके पास केवल 1 हेक्टर जमीन है, 4 बीघे जमीन से कम है, इन सब की तरफ गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होगा। के अंदर वो बाद में प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन इनका एक अहम भूमिका आई थी जब भी इनके पास में, क्योंकि सबसे बड़ा वजह थी पैसा आ गया था। पैसे की वजह से ये चुनाव भी जीतने लगे। लेकिन जब इनके पास में पैसा आया तो जाटों की संख्या उत्तर प्रदेश के अंदर 6 से 7% है। वहीं अगर हम वेस्टर्न यूपी की बात करें तो यहाँ पे इनकी जनसंख्या केवल 17% है। उसी के अंदर जो क्रांति हुई थी उसमें कुछ ही जाट इससे प्रभावित हुए थे, उन्हीं को फायदा मिला था। इनके साथ में जो लेबर का काम कर रही थी उसमें थे पसमानदा मुसलमान, जो इनके जजमान होते थे। पसमानदा मुसलमानों के ये जजमान थे जाट, उनको संरक्षण देते थे और अपने खेतों के अंदर ये काम देते थे। उन्हीं को कोई भी राजनीति की तरह हर एक पार्टी, कांग्रेस हो या और दूसरी पार्टियां, उनको वोट बैंक की तरह टारगेट करती थी। यानी कि राजनीति के अंदर उनका नेतृत्व, उनका रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ना के बराबर था। वहीं पर राजनीति के अंदर टर्न आता है 1987 में, जब चौधरी चरण सिंह की डेथ हो जाती है। उनकी डेथ के बाद में उनके बेटे
अजीत सिंह और उनके शिष्य माने जाते हैं मुलायम सिंह यादव के अंदर पार्टी की नेतृत्व के लेकर के सामने झड़प कहासुनी होने लग जाती है। 1989 में 1989 में एक बार फिर से जनता दल के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की कोशिश की, एक साथ यूनाइट होकर के, लेकिन वो सरकार में कुल नामात्र सीटें जीत करके आ पाई थी। वहीं पे सबसे ज़्यादा बीजेपी ने वहाँ पे सरकार बना ली। बीजेपी की ये सरकार बनते ही ये क्लियर मैसेज था इन दोनों के लिए कि आपकी यूनिटी के बगैर प्रदेश के अंदर आप सरकार बना ही नहीं सकते, कोई भी कम्युनिटी सरकार बना ही नहीं सकती, क्योंकि आप जाटों की जो जनसंख्या है 6 से 7%, इससे प्रदेश के अंदर सरकार बनाना नामुमकिन था। इसके लिए इनको सपोर्ट चाहिए था मुसलमानों का, जो कि 1987 तक चौधरी चरण सिंह की मृत्यु के अंत तक इनको मिल रहा था मुसलमानों से और काफ़ी अदर कम्युनिटी की सपोर्ट से। वो उसके बैकग्राउंड को खोते चली गई। राजनीति के अंदर एक और टर्नआउट आता है जिसमें बीपी सिंह जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मंडल कमीशन यानी ओबीसी को आरक्षण देने की बात कही और इससे देश के अंदर काफ़ी नई पार्टियों को उभरने का, जो ओबीसी की नेतृत्व वाली पार्टियां थी उनको उभरने का मौका मिल गया और उन्होंने इस फैसले का जम करके तारीफ की और इस फैसले का पूर्ण रूप से सहयोग किया। इसी में समाजवादी पार्टी और बसपा पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर उभर करके आई। उन्होंने अपने वोट बैंक को बनाने के लिए मुसलमानों को टारगेट करना शुरू किया, यानी मुसलमानों को जाट के एमजे मुस्लिम जाट की यूनिटी को तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि इनको पार्टी सर्वाइवल के लिए एक कम्युनिटी की जरूरत थी। ऐसे ही इन दोनों ने मुस्लिम जो कैंडिडेट थे उनको टिकट देना शुरू किया। तो मैं आपको इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं, 2012 के असेंबली इलेक्शंस में 26 एमएलए आए थे आउट ऑफ 77 में, यानी के 77 जो कैंडिडेट वेस्टर्न यूपी से चुने जाते हैं विधानसभा के लिए, उसमें से 26 एमएलए मुस्लिम थे। उनको इतनी बड़ी मात्रा में रिप्रेजेंटेशन मिलने लगा। जब इनको राजनीति के अंदर हिस्सेदारी मिलने लगी, रिप्रेजेंटेशन मिलने लगा, इनके लोग विधानसभा तक जाने लगे, तो इनकी समस्याओं को राज्य सरकार के स्तर पर उठाई जाने लगी। इसी वजह से जो लेबर का काम करते थे अब उनको एक रिप्रेजेंटेशन मिल गया। जो तबका पहले गरीब था यानी कि एक लेबर का काम करता था, उसको रिप्रेजेंटेशन मिलने की वजह से उसका बैकग्राउंड स्टेटस, उसके पैसे की जो कमी थी जिसकी वजह से वो दूसरे फील्डों खेतों में काम करते थे जाटों के यहाँ पे, अब वो इससे मना करने लगे और वो जमीनों के अंदर हिस्सेदारी मांगने लगे और उनके पास में भी पैसा आने लगा। जिसके हुआ कुछ यूँ जो इनके जो पसंदीदा मुस्लिम और अशरफ मुस्लिम हैं, इनके जो जजमान थे पहले जाट, उनको ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि जब भी आपका नौकर आपके बराबर टक्कर देने लगता है तो आपको दुख तो होता ही है। इसी दुख को लेकर के 2013 में राइट्स होते हैं मुजफ्फर नगर के हिंदू मुसलमानों के बीच में भड़क जाते हैं, हिंदुओं के अंदर मेनली जाट से। अब जाटों ने उनको मारा, इन्होंने इनको मारा। इससे हुआ कुछ यूँ, इन दोनों कम्युनिटी के बीच में जो पहले यूनाइट होकर के चुनाव लड़ती थी, एकजुट होकर के एमजे का जो फॉर्मूला था, जो सरकार भी बना सकते थे, लेकिन अब ये फॉर्मूले में दरार आने लगी। यहाँ तक कि एक भी कम्युनिटी, एक भी जाति एक दूसरे पे विश्वास करने नहीं लगी। मुजफ्फरनगर के अंदर तो ऐसे हालात बन चुके थे कि वहाँ पे रात के समय पे अकेला निकलना एक भी कम्युनिटी के लिए नामुमकिन था। इतनी दूर बजते हुए उसी वक्त पे बीजेपी राज करना यानी उदय स्टार्ट हुआ बीजेपी का उत्तर प्रदेश के अंदर, खास करके ऑल ओवर इंडिया में हुआ। लेकिन इस खेल को आपदा में अवसर की तरह देखा बीजेपी ने, इनको वोट बैंक की तरह जाटों को टारगेट करना शुरू किया। मैं आपको अमित शाह के ये लेक्चर ये दिखाना चाहता हूँ, ये वीडियो है। भारतीय जनता पार्टी को दोगे और मोदी जी प्रधानमंत्री बनाओगे तो दूसरे दिन समझना मुलायम की सरकार अपने आप गिर जाए। उत्तर प्रदेश में और विशेष करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये चुनाव सम्मान का चुनाव है, अपमान के बदले का चुनाव है और जिन्होंने अन्याय किया है उसको सबक सिखाने का चुनाव है। जिन्होंने हमारे समाज का अपमान किया, जिन्होंने हमारे समाज के लोगों की हत्या की, युवकों को मौत के घाट उतार दिया, उन लोगों के साथ बैठकर कभी हमारा सम्मान बढ़। बीजेपी के जो नेशनल लीडर थे, अब उन्हीं के पास में ये एक सुनहरा मौका था कि जो जाटों की जो जाट थे वो मेनली हिंदू थे वेस्टर्न यूपी के अंदर। मैं आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, इस पे मैं एक लॉन्ग वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन शॉर्ट में समझ लीजिए। जाट मेनली हिंदू, खाली केवल हिंदू नहीं है, जाट एक इथनिक कम्युनिटी है, एक आप मान लीजिए एक जाति है जो विभिन्न धर्मों के अंदर पाई जाती है। कुछ सिख जट हैं और मुसलमान भी जाट हैं, जो कि सिंध और पंजाब वाले इलाके में काफ़ी अच्छी तरह मात्रा में रहते हैं, और सिख तो पंजाब के अंदर रहते हैं, वो
अपने आप को जाट क्लेम करते हैं, वहीं हिंदुओं के अंदर भी जाट हैं। लेकिन बीजेपी ने क्या किया कि इनको एक हिंदूवादी, केवल एक हिंदू के रूप में, आइडेंटिटी के रूप में पहचान देना शुरू की। यह धरती महापराक्रमी योद्धा गोकुल जाट की भूमि भी है। याद करिए, गोकुल जाट ने औरंगजेब के छक्के छुड़ा दिए थे, जिसकी वजह से जो नौजवान थे जाटों के, वो इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो बना था, जो एमजे फॉर्मूले के अंदर दरार आई थी, जो इसकी वजह से उनको नुकसान हो रहा था पॉलिटी के अंदर, उन्होंने बीजेपी को एकमात्र आस की तरह देखना शुरू किया। उनको लगा कि बीजेपी उनकी प्रॉमिसेस को फुलफिल कर सकती है। ये भरतपुर की धरती तो वीरों की धरती है। 13 बार अंग्रेजों की सल्तनत को सर झुका के जाना पड़ा था, यानी उनके वायदों को पूरा कर सकती है। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। दरअसल बीजेपी ने काफी एक्टिवली तरीके से, जो आप देख सकते हैं, बीजेपी के नेशनल लीडर हों या स्टेट लेवल लीडर हों, इन्होंने जो बीजेपी के जाट आइकन्स थे, जो जाट के हीरो थे, दादा सूरजमल, राजा महेंद्र प्रताप, और उनके आइकन्स को, उनके बर्थडे को सेलिब्रेशन करना लार्ज स्केल पे स्टार्ट कर दिया। आप इस वीडियो क्लिप के अंदर देख ही सकते हैं किस प्रकार से प्रतीकात्मक राजनीति भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं पार्टी कर सकती है। और इसी क्रम में विधानसभा चुनाव से पहले जो आगरा किले के बिल्कुल नजदीक वीर गोकुला जाट की प्रतिमा को स्थापित किया गया था, लेकिन उनके जो जाट आइकन थे उनको एक हिंदू आइडेंटिटी दी जा रही है। यानी कि जब जो राजा राम, जो जाटों के एक काफी प्रसिद्ध राजा थे, वो औरंगजेब के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उनको इस तरह से आइडेंटिटी दी गई कि वो हिंदुओं को बचाने की खातिर लड़ रहे थे और उन्होंने हमेशा हिंदू धर्म की रक्षा की है। फिर मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं कि गुरु गोविंद सिंह जो सिख जट हैं, वो किसके खिलाफ, किस धर्म को बचाने की, अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ रहे थे? आप कमेंट में बता ही सकते हैं। 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी काबुल गए थे तो अफगान संसद में अटल ब्लॉक का उद्घाटन करने के दौरान प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जमकर तारीफ की थी। बीजेपी की कोशिश होगी कि अलीगढ़ से ये संदेश भी जाए कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय बनाकर बीजेपी ने समूचे जाट समाज को सम्मान दिया है। राजा महेंद्र प्रताप को मेंशन किया प्रधानमंत्री जी ने काबुल की पार्लियामेंट के अंदर, उनको एक नेतृत्व दिया कि उन्होंने किस प्रकार से फ्रीडम फाइटर की तरह देश की सम्मान में लड़ाइयाँ लड़ी। और वहीं आप दादा सूरजमल को ले लीजिए, उनके बर्थडे सेलिब्रेशन को लार्ज स्केल पे मनाया जाने लगा। इससे जाटों के जो युवा थे वो इससे रास्ता भटक गए, क्योंकि उनके पास में कई सारी चुनौतियां थी। उन चुनौतियों में से सबसे बड़ी थी बेरोजगारी। बेरोजगारी के जो मेन कारण था वो थी लैंड का डिवाइडेशन हो जाना। जब ये पहले खेती किया करते थे तो उनके लेबर के रूप में जो पसमंदा मुसलमान इनके यहाँ पे काम करते थे, इनके ये जजमान थे, तो ये भूमि का एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था। लेकिन जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने इनको रिप्रेजेंटेटिव, जब इनको प्रतिनिधित्व दिया सरकार के अंदर भूमिका निभाने का, वो केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं किया, इनको खुद में सरकार में आने का मौका दिया, तो इन्होंने इनसे अपने अधिकार मांगने की कोशिश की और अपने ये अब लेबर की तरह काम नहीं करते थे और रोजगार विभिन्न क्षेत्रों में ये उपलब्धित हो गई थी, जिसकी वजह से भूमि के अंदर काम करने के लिए लेबर नहीं थी। और जब भी लैंड अनप्रोडक्टिव हो जाती है, जब उसमें फसल नहीं उगाई जाती तो उसको सस्ते कीमतों पर बेच दी गई। अब ये टुकड़ों में जब जमीन बची तो अब लोगों के पास में काफी मात्रा में जमीन करने को नहीं है, जाटों के पास में मिल रही। अब जमीन न होने की वजह से युवा बेरोजगार है। जगविंदर सिंह की जो मेरिट के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको उनका लक्ष्य था, उनका टारगेट था कि उनको मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाए, लेकिन उनको जॉब मिली 10,000 रुपये महीने की। अब 10,000 रुपये महीने में इस महंगाई के दौर में अपने एक परिवार को तो पाला नहीं जा सकता, इसलिए वो दोनों चीज़ों पर डिपेंडेंट है, गांव की जो छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा है उस पर भी और शहर पे भी, क्योंकि एक में रह करके वो जिंदगी में सस्टेन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से जाटों को इस तरह से डबल स्ट्रक्चर में फंसना। और जो भी अर्बन अपर मिडिल क्लास थे, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, वो शहरों के अंदर रहते हैं, वो बीजेपी ने उनको थोड़ा सा पॉलिटिकल ऑफिस दी, जैसे संजीव बालियान, और उनको अपने पॉलिटिकल एजेंडे में फंसाना शुरू किया। जब इनको वोट बैंक की तरह यूज किया जाने लगा तो एक इनका संगठन था BKU, भारतीय किसान यूनियन, जिसकी स्थापना की थी महेंद्र सिंह टिकैत ने। जो भी भारतीय क्रांति दल का जो फॉलआउट हुआ था, जो गिरावट दर्ज हुई थी, उसको पॉलिटिकल वैक्यूम को भरने की कोशिश की थी महेंद्र टिकैत ने, जो अब उसका नेतृत्व कर रहे हैं राकेश टिकैत, और लगातार प्रोटेस्ट करते हैं, लगातार इनपुट जो भी कृषि के लोग, उनको जो जाट यूथ है उसको एक तरह से माइनॉरिटी के अंदर बिलीव बनाने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों में यकीन और एमजे यूनिटी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो लगातार। क्योंकि अब जब इनको ये फार्मिंग आइडेंटिटी, जो किसान की जो एक पहचान जब जाटों को मिलेगी, तो इस फार्मिंग आइडेंटिटी से काफ़ी
सारे लोग जुड़ेंगे और एक नया सोशल बेस बना करके ये राजनीति में दोबारा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसानों के हित में कई सारे निर्णय लिए जा सकें। आपको क्या लगता है राकेश टिकैत अपनी आप में इस जो जाटों की भूमिका थी लखनऊ के अंदर, लखनऊ की सीट पे कब्जा करने की, उसको रिवाइव कर पाएंगे, उसको वापस लौटा पाएंगे? क्या सोचते हैं कमेंट में तो बता ही सकते हैं। ऐसी एक वीडियो को बनाने में काफ़ी रिसर्च लगती है, कई सारे न्यूज आर्टिकल्स को पढ़ना पड़ता है, कई सारे इंटरव्यू को, एक्सपर्ट के इंटरव्यू को देखना पड़ता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं।